हेलो तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वैसे आपके सामने लिखा हुआ है एलडीसी एग्ज़ाम 2018 फर्स्ट पेपर जो हुआ था, जिसमें आपका राजस्थान जीके साइंस और मैथ्स पूछा गया था। तो मैं आपका राजस्थान जीके के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको हल करवाऊँगा। दूसरा, ये क्लास कौन कौन देख सकता है भाई जो तैयारी कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखो, राजस्थान जीके जो है राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, भले ही आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ठीक है, और थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रिट वाला आपका एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका सीईटी वाला एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और सेकंड वाला हो, छात्रावास अधीक्षक वाला पेपर हो, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका पशु परिचर वाला पेपर हो, या फिर आपका चतुर्थ श्रेणी और एलडीसी हाई कोर्ट और एलडीसी आरएसएस बोर्ड वाला पेपर हो। सारे पेपर जो मैंने बताया आपको, राजस्थान का जीएन वाला पेपर हो, एन वाला पेपर हो, कोई सा भी आपका पेपर है, जिन पेपरों में राजस्थान जी के आपसे पूछी जाती है ना, वो सभी साथी इसको देख सकते हैं। और दूसरा, कोई से आप बस चैनल के साथ जुड़िए जिसकी आप तैयारी करें, बड़ी शानदार तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ। आज के पेपर को आप देखना, आपको वाकई में लगेगा सर मज़ा आ गया। ठीक है, तो बढ़ता है पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है ये रहा। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? तो मेवात विकास कार्यक्रम अलवर टोक नहीं है आपका, झालावाड़ पाली नहीं है, अलवर भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी मेवात विकास कार्यक्रम में आपके एक तो अलवर जिला शामिल है, दूसरा भरतपुर। अब देखो, इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँ। मेवात विकास कार्यक्रम तो अलवर भरतपुर जिले में मेव बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ये मेवात क्षेत्र के नाम से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा। यदि कब स्टार्ट हुआ था तो आपको याद रखना 1987। देखो, अब मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो मेवात विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? 2 जिलों में चल रहा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम्स में बन सकते हो वो निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। कब स्टार्ट हुआ था? 1987 से 88 के मध्य। क्लियर? ये आपको याद रखना। और इस कार्यक्रम के तहत 5 आधारभूत सुविधा पर काम कर रहा है। कौन कौन सी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, सवाल बन सकता है एग्जाम में। सबसे पहला आपका ग्राम स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल। ठीक है, ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल। ठीक है, क्लियर? ये पहला कार्यक्रम हो गया आपका। दूसरा दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पे काम कर रहा है भाई। मेवात विकास कार्यक्रम 5 आधारभूत सुविधा पे काम कर रहा है, जिसमें दूसरा है चिकित्सा सुविधा। ठीक है, चिकित्सा और स्वास्थ्य। चौथा, ग्रामीण आंतरिक सड़कें, गांव के अंदर जो आंतरिक सड़कें उन पर काम कर रहा है। क्लियर? और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो शिक्षा, एक क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा, और एक हो जाएगा आपका विद्युत। इन 5 आधारभूत सुविधा पर आपका मेवात विकास कार्यक्रम काम कर रहा है। क्लियर? 5। और ये सवाल कैसे बनेगा? जैसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपसे सवाल बनेगा तो इस योजना के अंदर कितने घटकों को शामिल किया गया और कौन से घटकों पर मेवात विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, देखो इससे नया सवाल क्या बन सकता है वो मैं बताता हूँ। अब इसका वित्त पोषण पूछा जा सकता है कि मेवात विकास कार्यक्रम में वित्त पोषण क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 100% राज्य सरकार का कार्यक्रम है। इसमें सेंटर का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, आपको याद रखना। केवल राजस्थान सरकार 100% वित्त पोषण राजस्थान सरकार के द्वारा। क्लियर? दूसरा, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता मैं आपको यहाँ से। इस योजना का जो कार्य क्षेत्र है, केवल 2 जिले हैं आपके, अलवर और भरतपुर। लेकिन ये कार्यक्रम जो है ना आपका, अलवर की तो 8 पंचायत समितियाँ, कितनी? अलवर की 8 पंचायत समितियाँ और भरतपुर की 4 पंचायत समितियों में ये कार्यरत है। ठीक है, अलवर की 8 कौन कौन सी ये भी बता देता हूँ मैं। लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़ बास, कठूमर, उमरैन, कोट कासिम। जबकि भरतपुर की 4 पंचायत समितियाँ, नगर, डी, कामा, पहाड़ी। ठीक है, नगर, डी, कामा, पहाड़ी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना। बड़े शानदार फैक्ट मैंने आपको बताए, एग्जाम में बनने वाले बताए बस। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो वित्त आयोग से जो आपको पंचायती राज के लिए जो अनुदान मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो ग्राम पंचायत को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत को दिया जाता है। क्लियर। राजस्थान में देखो मैं बात करूँ तो पंचायती राज का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाई किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, 1959 के नागौर के बख्तरी गांव से किया था। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। कौन है? प्रद्युमन सिंह। कई बार ये सवाल बने हुए जो मैं बता रहा हूँ, नोट्स तैयार करना अच्छे से। भले ही आपका आरएस लेवल का एग्जाम हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रिट वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पटवारी वाला हो, राजस्थान पुलिस वाला हो, इसके अलावा राजस्थान ग्राम सेवक वाला, राजस्थान पशु परिचर वाला हो, सीईटी वाला एग्जाम हो, जीएन वाला एग्जाम हो, ठीक है, लाइब्रेरियन वाला एग्जाम हो, छात्रावास वाला एग्जाम हो, इतनी बेहतरीन जीके करवा दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कोई ऐप मत खरीदो, मैं कहता हूँ कोई किताब खरीद के मत लाओ, बस एक बार मेरा चैनल अच्छे से देख लो और इसके सारे फैक्ट क्लियर करवा दूंगा। विश्वास है तो आप विश्वास कर सकते हो, अन्यथा आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वो ग्राम पंचायत। क्या है भाई? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अंदर जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है आपको कौन से में मिलता था? आपको बिल्कुल याद रखना, 40वें एक्ट यानी अनुच्छेद के अंदर आपका ग्राम पंचायतों का गठन आपको मिलता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र पर 31 मार्च 2007 को सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे? तो कौन सा सवाल था आपका? चौथा सवाल है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल चौथा सवाल है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का बिल्कुल भिवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अगर मैं आपको राजस्थान में उद्योग के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत, तो आपको बिल्कुल याद रखना, देखना, शानदार फैक्ट बताऊंगा, मजा आएगा आपको। भारत की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो भारत की तो औद्योगिक नगरी है कानपुर, लेकिन राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? आप सभी के मन में आ रहा होगा कोटा। क्या आ रहा होगा? कोटा। राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है वो है कोटा, यानी राजस्थान का कानपुर कोटा हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ सर्वाधिक औद्योगिक इकाई वाले जिले। सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाई है आपके जयपुर में। जयपुर के बाद आपका दूसरा नंबर आ जाता है अलवर का। क्लियर। सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाई जयपुर, जयपुर के बाद अलवर। इसके अलावा सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला जो जिला है वो आपका है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है भाई? हनुमानगढ़। ठीक। और राजस्थान में मध्यम मध्यम इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है मध्यम इकाई सबसे ज़्यादा आपके अलवर में पाई जाती है। ठीक है। और जबकि वृहद औद्योगिक इकाई सबसे ज़्यादा आपकी भीलवाड़ा में पाई जाती है। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, एक बार वापस से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। भारत की औद्योगिक नगरी मैंने बताया था कानपुर है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाई का है जयपुर, जयपुर के बाद आपका अलवर दूसरे स्थान पर। सबसे कम औद्योगिक इकाई है हनुमानगढ़। जबकि राजस्थान में मध्यम मध्यम प्रकार की जो सर्वाधिक इकाई है वो अलवर में है, और जबकि सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाई आपकी कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। ये सारे फैक्ट याद रखना है, यहाँ से पक्का सवाल बनेगा, मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? तो 2015-16 की बात कर ले तो सर्वाधिक जो बाजरा का उत्पादन हुआ था, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। लेकिन अपन वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान से पहले कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। देखो पूरे देश में बाजरे के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये बात याद रखनी, सवाल बन सकता है। कुल बाजरा उत्पादन कितना है? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बात कर लो तो 45.56% राजस्थान में बाजरा उत्पादन होता है। पूरे देश का इतना प्रतिशत तो केवल राजस्थान देता है, यानी आधा मान लो लगभग।
दूसरा, बाजरे की जो बुआई होती है जुलाई और अगस्त में होती है। कब होती है? जुलाई अगस्त में होती है। जबकि काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। क्लियर? अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो ये बाजरा जो है ना, ये रेतीली बालू मृदा में कम वर्षा के साथ भी पैदा हो जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और मिट्टी भी इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं। अगर रेतीली मिट्टी हो तो उसमें भी उग जाता। अब मैं बात कर लेता हूँ बाजरा उत्पादक जिले की। तो देखो, अलवर, बाड़मेर, जालोर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, पाली, टोंक, हनुमानगढ़, अजमेर, इन सभी में उत्पादन बाजरे की पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन आपसे आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है, तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 2015-16 की नहीं, 2023-24 की। अलवर में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर है आपका बाड़मेर। ठीक है, क्लियर? अब देखो, सवाल आरपीएससी जो पूछता है ना, वो कैसे पूछ लेता, वो बाजरे की किस्मों के बारे में भी पूछ लेता। तो इसका जो पहली किस्म है वो है राज 171, बाजरे की किस्मों के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी है आर एच बी 30। ठीक है, पहली मैंने बताई राज 171, आर एच बी 30, दो किस्में मैंने आपको बता दी। तीसरी किस्म की मैं बात करूँ तो आर एस बी 911, ये भी बाजरा की किस्म है। ठीक है, तो ये तीन किस्में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई। एक तो राज 171, आर एच बी 30 और आर.सी.बी 911, ये आपके बाजरे की किस्म है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, नमदे के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। नमदा का उत्पादन होता है कहाँ होता है, तो नमदा का उत्पादन होता है आपके टोंक में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो, नमदे में भी टोंक होता है, इसके अलावा बीकानेर में भी टोंक होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका बीकानेर नहीं दिया होता। बीकानेर में भी होता है और टोंक में भी होता है। क्लियर? अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान में ऊनी कंबल कहाँ मिलते हैं, ऊनी कंबल, तो ऊनी कंबल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में आपके ऊनी कंबल सबसे ज़्यादा मिलता है आपको। ठीक है, दूसरा मैं बात कर लेता हूँ ईरानी या भारतीय पद्धति की जो कालीन आपको मिलती है ना, जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर। क्लियर? दूसरी, वियना और फारसी गलीचे कहाँ मिलते हैं, केवल बीकानेर में मिलते हैं। वियना एवं फारसी गलीचे, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोटा डोरिया कहाँ का फेमस है, कैथून कोटा का फेमस है भाई, बिल्कुल। ठीक है, मसूरिया साड़ी, ये मांगरोल बारार, कैथून कोटा का फेमस है। खेसले आपके लेटा के फेमस है, लेटा जालोर, और खेसले आपको मेड़ता नागौर में भी मिल जाता है। दरिया की बात कर लेता हूँ तो याद रखना आपको, देखो, जयपुर, अजमेर, लवाण दोसा, लवाण दोसा के अलावा सालावास, जोधपुर और टांकला नागौर, यहाँ पर आपको क्या मिलती, दरिया मिलती। वापस से बता देता हूँ, दरिया जयपुर, अजमेर और इसके अलावा लवाण दोसा में, सालावास जोधपुर में, टांकला अजमेर में मिलती है। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ एक प्रमुख हस्तकला आपकी, जो वजह से बार बार सवाल बनता, वो है आपकी पॉटरी। पॉटरी के जानते हो, पॉटरी मायने क्या होता है? पॉटरी यानी होता है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उसे पॉटरी कहा जाता है। जैसे पॉटरी कभी आपने देखा तो पॉटरी का एक बर्तन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कप होता है ना घर में, चीनी वाला कप, वो पॉटरी है, देख लो। क्लियर? आज आपके पोट्री भी समझ में आ जाएगी। देखो, ब्लू पोट्री सबसे पहले आपके जयपुर में आई थी। ठीक है, कहाँ से आई थी? ईरान। ईरान को उस समय पर्सिया भी कहते थे, तो पर्सिया कह दो या ईरान कह दो, एक ही बात है। क्लियर? ठीक है, और ब्लू पोट्री लाने का जो श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है? मान सिंह प्रथम को। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था वो राम सिंह के काल के अंदर हुआ था। ठीक है, और ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार थे आपके कृपाल सिंह शेखावत। कौन थे भाई? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, और ब्लू पोट्री, इस कला ब्लू पोट्री के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। आप में से कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा मेरी क्लास देख रहा है तो कमेंट करके बताना, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला। देखो, ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की फेमस है, ब्लैक पोट्री आपकी कहाँ की फेमस है? कोटा की। ब्लैक पोट्री कोटा की फेमस है, ब्लू पोट्री जयपुर की। सुनहरी पोट्री की बात कर लूँ तो आपकी बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। क्लियर? और कागजी पोट्री की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कागजी पोट्री आपके अलवर की फेमस है। वापस से बता रहा हूँ, शानदार फैक्ट आपके लिए लाया हूँ मैं, और कह रहा हूँ ना, अगर आप मेरी क्लास पढ़ते हो बेफिक्र रहो, आपको कोई गाइड नहीं खरीदनी है, आपकी कोई राजस्थान
कि जो ऑथेंटिक बुक नहीं खरीदनी है, आपको कोई ऐप नहीं खरीदना, बस मेरे साथ जुड़िए। इतनी शानदार तैयारी आपकी मैं करवाऊँगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैं आपको बता रहा था, ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री बीकानेर की फेमस है, और कागजी पोट्री आपकी अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है भाई? अलवर की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? तो राजस्थान में देखो, ये जो सिंचाई परियोजना कब से क्रियान्वित की गई थी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आपका 7वां क्वेश्चन है, सॉरी 7वां क्वेश्चन है, तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 2015-16। अब देखो, इतना अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको जो याद रखना है आपको। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना है ना, कृषि सिंचाई योजना जो है, इसमें रेशियो क्या है? तो इसमें देखो, केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होगी वो 75-25 की होगी। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, सर गलत बता रहे हो, 60-40 है। तो सुनना मेरी बात को, अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सूक्ष्म आगे लग जाता है, क्या सूक्ष्म सूक्ष्म आगे लग जाता है, तो आपको हो जाएगा 60-40 का रेशियो। क्लियर? वापस से समझा रहा हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में तो आपकी है 75-25, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे आपका क्या लग गया, तो देखो मैं बता देता हूँ। इसके आगे अगर आपका ऐसा लग जाता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सूक्ष्म परियोजना, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाता है आपका? तो इसमें आपका जो रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका रेशियो हो जाएगा 60-40 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई अगर आ जाता है तो 60-40 है, और केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूछा जाता है तो 75-25 है। क्लियर? अब बढ़ते आगे। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। भाई पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सारे फैक्ट दिमाग के अंदर घुस जाए, तब मज़ा आता पढ़ने का, कि सर वाकई में मज़ा आ गया। तो बात बनती है कि तैयारी ऐसी करो सिलेक्शन वाली, है ना। पढ़ो लाइफ में एक बार ही, तैयारी करो जम के, 6 महीने नौकरी लगनी चाहिए, बाकी किताबों को पढ़ो ही मत, मेरा सोचना ही है। लाइफ में एक बार पढ़ना, लेकिन तन मन धन के साथ पढ़ना। वैसा अगर नौकरी चाहता, आप चाहते हो ना कि एक बार में नौकरी लगे, वाकई में कह रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। मोबाइल से दूर हो जाओ, BF GF से दूर हो जाओ, ठीक है, दोस्तों से दूर हो जाओ, अपने जो फंक्शन होते हैं ना, शादी ब्याह मायरा जो भी है, पार्टियाँ बर्थडे पार्टियाँ, सबसे दूर हो जाओ। 6 महीने गायब हो जाओगे, लोग सोचे कि वो गया ही कहाँ, कि नज़र ही नहीं आ रहा, कहीं मर तो नहीं गया। और 6 महीने एक अच्छा सा रूम सेटअप करो, उस रूम में आपकी टेबल, आपकी चेयर, और आपका रेस्ट करने के लिए बेड छोटा सा, और आपकी बुक्स है। अब आपका साथी बस वो कमरा है और आप हो। अब उस कमरे में देखो, आपको मैं बताता हूँ, आपको डेली सिटिंग करनी है 12 से 14 घंटा, बस रोज़ के 12 से 14 घंटा पढ़ो, 6 महीने के अंदर आपकी जॉब है। क्लियर? कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ऐसे होता है, मेहनत करनी पड़ती है, अगर कुछ पाना है तो देखो, त्याग बलिदान तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं, जैसा चल रहा है लाइफ को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। प्रोजेक्ट MP पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये 8वां क्वेश्चन है आपका। एशियन विकास बैंक, और विश्व बैंक, जापान, और IFT। तो इसका जो अगर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर? MP पावर जो कार्यक्रम है आपका, ये IFT की सहायता से चल रहा है। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, घूम के आ जाना आप। देखो, आपको एक तो याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के 6 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, IFT का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से पश्चिमी राजस्थान में गरीबी सम्मान परियोजना, जो MP पावर आया था ना, उसकी पूरी नाम बता देता हूँ, मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, ये MP पावर का पूरा नाम है, ठीक है। और हिंदी में से बोलेंगे पश्चिमी राजस्थान गरीबी सम्मान परियोजना, ठीक है। क्लियर? ये जोधपुर संभाग के कितने जिलों में चल रहा? 6 जिलों में चल रहा। किसकी सहायता से? IFAD की सहायता से। क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। इस योजना की जो कार्यावधि थी वो दिसंबर 2014 थी, लेकिन इसे 2 बार पोस्टपोन आगे बढ़ाया गया, ठीक है, दिसंबर 2017
और जून 2018 तक ये योजना समाप्त हो गई थी, लेकिन सवाल इससे बनना समाप्त नहीं हुआ। सवाल आज भी इससे बन रहा, ठीक है, सवाल आज भी इससे बन रहा है। क्लियर? देखो अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पे चल रहा है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका बाय टू बाड़मेर में चल रहा है। कहाँ पर? बाय टू बाड़मेर। एक आपका सोकड़ा जैसलमेर, सोकड़ा जैसलमेर। एक आपका बाप जोधपुर। एक आपका सांचौर जालौर, ठीक है। एक आपका बाली पाली। एक आपका आबू रोड सिरोही, ठीक है। इन पंचायत समितियों में ये परियोजना 2008 से 9 में संचालित की जा रही है। यानी शुरुआत इस योजना की जो हुई थी वो कब से हुई थी? 2008-9 में इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। 14 में ख़त्म हो रही थी, लेकिन बढ़ा दिया दिसंबर 2017 तक, फिर उसको बढ़ाकर जून 2018, लेकिन शुरुआत हुई थी 8-9 में। 2 ब्लॉक सिरोही जिले के पिडवाड़ा और जोधपुर जिले के बालासर को भी 2016-17 में शामिल किया गया था भाई। 2 नए ब्लॉकों को शामिल किया गया, वो 2016-17 में किया था, ठीक है। कौन कौन से? एक तो सिरोही का पिडवाड़ा और एक जोधपुर का बालेसर। बाकी जोधपुर का पहले से बाप था और सिरोही का पहले से आबू रोड था, ठीक है। ये आपको याद रखना। और ये कार्यक्रम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इन पंचायत समितियों में, जो पंचायत समिति राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को 100% बीपीएल परिवार परियोजना के अंदर शामिल करना, यानी बीपीएल परिवारों में शामिल करना इसका मूल लक्ष्य था। ये आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको याद रखना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी पावर वापस से पूछा जा सकता है। ये देखो अच्छे लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया जाता है, थर्ड ग्रेड में पूछ लिया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है चूना पत्थर है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चूना पत्थर, सीमेंट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है आपका चूने का पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर है, ठीक है। वर्तमान में भी सही है, आप कंफ्यूज मत हो जाना सर कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, कोई कम ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन सी नोडल एजेंसी है ये आपको बताना है। कौन सा? 12वां क्वेश्चन है। और 12वें क्वेश्चन की अगर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2002 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ो, काजरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते अपन। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं काजरी क्या करता है। तो काजरी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो काजरी का जो पूरा नाम है वो क्या है आपको बताना है। तो देख लेते हैं काजरी का पूरा नाम क्या है। 13वां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जोन, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हो आप, इंग्लिश में देख लो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी का सेंट्रल, ए का एरिड, जेड का जोन, आर का रिसर्च, आई का इंस्टीट्यूट। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ काजरी के बारे में, ऐसे फैक्ट जो आपने बहुत कम सुने होंगे और जो एग्जाम में 100% बनने की आशंका है। देखो सबसे पहले 1952 की बात मैं आपको बताता हूँ। 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना आपकी की गई थी जोधपुर के अंदर। क्लियर? कौन सा केंद्र? मरु वनीकरण केंद्र। इसके बाद 1957 में आ जाता हूँ। 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र का इसमें विस्तार कर दिया गया था, यानी मृदा संरक्षण केंद्र को भी इसमें मिला दिया गया। और इसके बाद अंत में बात कर लेता हूँ तो 1959 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी, ठीक है,
और किसके अधीन कर दिया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसको कर दिया गया है और पूर्ण संस्थान का इसको दर्जा दे दिया है। ठीक है। और ये संस्थान 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आया। काजरी जोधपुर में स्थित है। 6 संभागों में कार्यरत है। काजरी कितने संभागों में कार्यरत है आपको याद रखना, 6 संभागों में कार्यरत है और 4 इसके क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, जो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। काजरी के देखो जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है ना, एक तो आपका गुजरात भुज में है, एक आपका लेह लद्दाख में, 2 तो राजस्थान से बाहर है। सॉरी 5 है इसके, 5 है, 4 नहीं 5 है। एक तो आपका भुज गुजरात, एक लेह लद्दाख, दूसरा आपका बीकानेर, एक आपका पाली और एक और है आपका, एक बीकानेर में हो जाएगा, एक पाली में हो जाएगा और एक और केंद्र है जो मुझे याद नहीं आ रहा। 5 केंद्र है पूरे इसके। ये 5 केंद्रों पर कार्य कर रहा है अलग अलग, जो इनके नियंत्रण में आता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। तो एक 5वां आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सकता है मेरे दिमाग से मिस हो रहा हो। ठीक है, बाकी सारा मैंने जो आपको बताया बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। राजस्थान के कोटा बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य डैश प्रकार का होता है। तो चूंदड़ी का जो कार्य होता है वो टाई डाई प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान के कोटा और बारह जिले में जो बनाई जाने वाली जो चूंदड़ी का कार्य है वो किस प्रकार का होता है? टाई डाई प्रकार का होता है। कैसा होता है? टाई डाई प्रकार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया था। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र पर। कौन से क्षेत्र पर? प्राथमिक क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो कर लेते भाई, सुमेलित करने में कौन सी बड़ी बात है, करते। आपने कहा तो ज़रूर सुमेलित करेंगे। तो पहले सुमेलित कर लेते हैं भाई, अच्छे से सुमेलित करते हैं इसको, देखते हैं कौन कहाँ पर है। देखो शिक्षा विभाग आपका कहाँ पड़ता है? तो शिक्षा विभाग जो है आपका बीकानेर में है, अभी भी बीकानेर में है ना आपका। क्लियर। हाई कोर्ट आपका जोधपुर में हो गया। ठीक है। खनिज विभाग आपका उदयपुर में चला जाएगा। ठीक है। और कृषि विभाग आपका भरतपुर में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते अपन। ए का 4 किस में? ए का 4, बी का 2, बी का 2 नहीं है भाई, ए का 4, ए का 4। देखते ऑप्शन नंबर 4 ही राइट वन होगा शायद इसका। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो ये जो विभाग दिए गए थे ना, ये राजस्थान के कौन से चरण में दिए गए थे? चौथे चरण में, चतुर्थ चरण के अंदर बांटे गए थे ये विभाग। क्लियर, ये आपको याद रखना। दूसरा, चौथे चरण का जो गठन हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो इस चरण का जो नाम था वो था वरहत राजस्थान। क्या था भाई? वरहत राजस्थान। क्लियर। इसके बाद मैं आपकी बात कर लेता हूं तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो 30 मार्च को ही आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और वृहत राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? एक तो आपका तीसरे चरण में जो संयुक्त राजस्थान में शामिल सारी रियासतें प्लस आपका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। क्लियर। और इसके अलावा लावा ठिकाना भी शामिल था आपका। ठीक है। चौथे चरण की जो राजधानी बनाई गई थी ना, वो जयपुर को बनाई गई थी। किसे बनाई गई थी? जयपुर को। क्लियर। और मैं बात कर लूँ तो इसका जो महाराज प्रमुख था ना चौथे चरण का, महाराज प्रमुख था महाराणा भोपाल सिंह। कौन था भाई? भोपाल सिंह। ठीक है। और जबकि राज प्रमुख जो था वो सवाई मानसिंह था भाई। कौन था? सवाई मानसिंह। मैंने महाराज प्रमुख और राज प्रमुख दोनों बताए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। महाराज प्रमुख का जो पद है वो चौथे चरण में बनाया गया था। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण की बात कर रहा हूँ मैं। और उद्घाटन करता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे चरण। क्लियर। इसके अलावा देखो मैं और इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ। तो इसी चरण के अंदर भाई रियासतों को प्रीवर्स देना भी, जो रियासतें ये शामिल हुई थी इन सबको प्रीवर्स देना
शुरू कर दिया था। तो देखो सबसे पहले जयपुर को 18 लाख का प्रीवर्स मिलता था, प्रीवी पर्स, ठीक है। दूसरा जोधपुर की बात कर लो तो 17.5 लाख मिलता था भाई, ठीक है। और बीकानेर को 17 लाख और आपके जैसलमेर को 1,80,000, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से ओरिएंटेड है। इसके अलावा एक विभाग आपका छूट गया, वो भी इसी में, वन विभाग किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना वन विभाग आपका कोटा को दिया गया। चौथे चरण में वन विभाग किसे दिया गया था, कोटा को, ठीक है। ये 5 विभागों को दिया गया था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता दिए। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। राजस्थान के एकीकरण में 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है, आपको बताना है। तो देख लेते हैं मालवी पर किसका शक्तिशाली प्रभाव है। तो मैं बात कर लेता हूँ मालवी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का सही उत्तर देख लेते अपन। तो ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था आपका, 17वां क्वेश्चन था ना, 17 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वागड़ी। वागड़ी जो बोली बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, आप सभी को पता होगा। वागड़ी बोली आपकी बोली जाती है कहाँ पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब मैं मालवी की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। तो मालवी मूलतः तो मध्य प्रदेश की है। कहाँ की बोली है भाई, मध्य प्रदेश की। मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। इस बोली में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेगी भाई। मालवी किसका मिश्रण है, एक तो आपकी मारवाड़ी, दूसरी इसमें ढूंढाड़ी और जोड़ दो, तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है मालवी। क्लियर। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो ये राजस्थान में बोली जो है ना, एक तो आपके झालावाड़ में, एक आपके कोटा में, एक आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है। दूसरी इसकी 2 उपबोलियाँ, एक तो आपकी निमाड़ी, दूसरी आपकी रांगड़ी। एक तो आपकी निम्बाड़ी होगी, दूसरी आपकी रांगड़ी होगी। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना। निम्बाड़ी जो बोली है आपकी, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जबकि रांगड़ी जो बोली है आपकी, ये बोली मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और रांगड़ी जो है ना, रांगड़ी ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया सीधे एग्जाम में छपेंगे, विश्वास करना। एक बार एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, बस विश्वास करना पड़ेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। भाई साहब, आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा पाऊंगा। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका जो 18वां क्वेश्चन है, इसका जो आपका राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखो ढोला भी शामिल है, आला भी शामिल है, बारहमासा भी शामिल है, लेकिन ध्रुपद शामिल नहीं भी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और राजस्थान में मांड गायन कौन करती है, अल्लाह जिल्ला बाई करती है। इसके अलावा कमेंट करके बताना और भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुहाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। तो देख लेते इसका अपन राइट आंसर क्या होने वाला। मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीद उद्दीन, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाई राइट आंसर हो जाएगा आपका, शेख हमीमुद्दीन। अब देखो सबसे पहले तो ये शेख हमीमुद्दीन जो है, इनकी दरगाह को अतारकीन की दरगाह कहा जाता है, जो कि आपके नागौर जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, नागौर में, ठीक है। और ये शेख हमीमुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके अजमेर में दरगाह है, उनके शिष्य थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, सवाल अगर बन जाता कि राजस्थान का दूसरा ख्वाजा किसे कहा जाता, पहला ख्वाजा था अजमेर दरगाह वाले, दूसरा जो ख्वाजा है वो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। क्लियर। इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान ए तारकीन यानी अर्थात सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। ये उपाधि भी एग्जाम में पूछी हुई है कि ये उपाधि किसकी है, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, हमीमुद्दीन को कहा जाता है, ठीक है। सुल्तान तारकीन किसे कहा जाता है, शेख हमीमुद्दीन को कहा जाता है। ये उपाधि दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह वाले। इसके अलावा शेख हमीमुद्दीन चिश्ती की मज़ार शरीफ जो है ना, गिन्नानी के तालाब के निकट बनी हुई। कौन से तालाब, गिन्नानी का तालाब, गिन्नानी का तालाब के निकट बनी हुई है, ठीक है। और जर्डा तालाब है आपका, ये नागौर के अंदर 2-3 तालाब है, एक तो जर्डा तालाब है, एक आपका गिनानी तालाब है, एक और इम्पोर्टेंट तालाब है, कौन सा है जो मुझे याद नहीं आ रहा।
तो जड़ा तालाब और गिरनानी का तालाब ये दोनों नागौर में पड़ते हैं। गिरनानी की जो तालाब है ना, यहीं पर आपके शेख हमीमुद्दीन की जो मज़ार बनी हुई है। और पूरे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स जो लगता है ना, वो शेख हमीमुद्दीन की दरगाह में लगता है। पहला तो आपका अजमेर में लगता है, दूसरा आपका नागौर में लगता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इससे पहले कुछ और फैक्ट आपसे शेयर कर लिए जाते हैं, मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ने में। देखो, पीर पीर ढुल्ले शाह, पीर ढुल्ले शाह की दरगाह कहाँ है? पीर ढुल्ले शाह की दरगाह जो पड़ती कहाँ पड़ती है, तो आपको याद रखना पाली जिले में। कौन से जिले में भाई? पाली में। क्लियर। इसके अलावा काका जी की दरगाह कहाँ है भाई? काका जी की दरगाह की मैं बात कर लेता हूँ, तो काका जी की दरगाह पड़ती है आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है। अब मस्तान बाबा की दरगाह, कौन सा बाबा? मस्तान बाबा। मस्तान बाबा की जो दरगाह पड़ती है, ये पाली में पड़ती है। ठीक है। हजरत दीवान शाह की दरगाह, हजरत दीवान शाह की जो दरगाह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? तो हजरत दीवान शाह की दरगाह पड़ती है कपासन चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़ते हैं। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह, ये कई बार सवाल पूछा हुआ भी, आरएसएस बोर्ड ने पूछा और आरपीएस ने पूछा। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जो पड़ती है वो आपके जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? जयपुर में। क्लियर। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट में पड़ती है, डूंगरपुर गलियाकोट। ठीक है। कौन सी दरगाह? फखरुद्दीन की दरगाह। क्लियर। नरहड़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू में पड़ती हुई, कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में पड़ती। कहाँ पड़ती है? झुंझुनू के अंदर पड़ती है। इसके अलावा हजरत सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह पड़ती है वो सांबर जयपुर में पड़ती है भाई। हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पड़ती है? सांबर जयपुर के अंदर पड़ती है। और ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, पहले फखरुद्दीन की दरगाह बताई थी, अब बता रहा हूँ ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये सरवाड़ अजमेर में पड़ती हुई। कहाँ पड़ती? सरवाड़ अजमेर में। क्लियर। तो ये सारी दरगाहें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो बिल्कुल आपको याद रखनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो 20वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मंडन था भाई। कौन था? मंडन। अगर मैं कुंभलगढ़ दुर्ग की थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँ तो देखो, कुंभलगढ़ जो है आपका, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप राजसमंद की अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है। ठीक है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के जो शिल्पी थे मंडन ने करवाया था। 1448 में इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था और 1458 तक इसका निर्माण आपका कंप्लीट हो गया था। क्लियर। दूसरा, इसके उपनाम की मैं बात कर लूँ तो इसका उपनाम आपका मत्स्येंद्र है भाई। क्या है? मत्स्येंद्र। ठीक है। इसके अलावा कुंभल मैर, क्या है? कुंभल मैर, कुंभल मैर। ठीक है। इसके अलावा कमल मीर, क्या है? कमल मीर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार के उपनाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। क्लियर। और देखो इनके आसपास बहुत सारी पहाड़ी बनी हुई, उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे जरगा पहाड़ी है, हेमकूट, नील, हिमवत, गंधमादन पहाड़ी, इन पहाड़ियों के बीच में आपका कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ। ठीक है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल का एक कथन था कि इतनी बुलंदी पे बना हुआ कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। ये पूछा हुआ भी है, याद रखना। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से की है। किससे की है? एस्ट्रूकन से। बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर। दूसरा मैं बात कर लूँ तो कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है आपका कटारगढ़। क्या नाम है भाई? कटारगढ़। ठीक है। जिसे मेवाड़ की तीसरी आग कहा जाता है, और इसी में आपकी जाली रानी का मालिया बना हुआ और बादल महल भी बना हुआ। कटारगढ़ के उत्तर में जाली बाव बावड़ी और मामादेव का कुंड, ये दोनों सवाल पूछे हुए अभी। जाली बाब बावड़ी कहाँ है, मामादेव का कुंड कहाँ है? तो ये आपके कुंभलगढ़ में। और कुंभ स्वामी का मंदिर भी आपका यहीं पे बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपके सामने, देख लेते हैं 21वां का आपका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 नसीराबाद में राजस्थान का आपका पहला विद्रोह हुआ था। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ 1857 की क्रांति के बारे में। राजस्थान में 1857 की क्रांति में कितनी छावनियाँ थी? आपकी 6 सैनिक छावनी थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो मैं आपको बता सकता हूँ पूरी 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है। कौन कौन सी थी?
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो थी आपकी नीमच, एक तो आपकी थी नीमच, एक थी आपकी नसीराबाद, 2 हो गए। एक आपकी खेरवाड़ा, एक आपकी ब्यावर, एक आपकी एरिनपुरा और एक आपकी देवली। ठीक है, ये 6 निशानियाँ थी, 6 सैनिक निशानियाँ आपकी थी, जो कि आपको याद रखना है। अब देखो मैं आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखो, राजस्थान की जब क्रांति, ये 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई थी ना आपकी, तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना, 1857 क्रांति जो स्टार्ट हुई थी उस समय आपके राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो एजीजी जो थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। और गवर्नर जनरल आपके कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया सवाल। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ पीए की। जयपुर का पीए ईडन था, उदयपुर का पीए सावर्स था, कोटा का पीए बर्टन था, जोधपुर का मॉक मोसन था, और भरतपुर का आपका निक्सन था, और सिरोही का आपका जेडी हॉल था। क्लियर? अब बढ़ते आगे। 22वां क्वेश्चन आपके सामने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना करी थी? तो 22वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला, परोपकारिणी सभा। अब यहाँ से देखो, आपको बहुत ही बढ़िया वाले सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना आपके, कितनी बार राजस्थान आए थे? तो 2 बार राजस्थान आए थे। ठीक है, सबसे पहले जो राजस्थान आए थे नहीं, ये आए थे 1865 में। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ। कौन सी रियासत में आए थे? करौली में आए। तो करौली में थे, लेकिन कहाँ कहाँ गए ये मैं आपको और बता देता हूँ। किशनगढ़ भी गए थे, जयपुर भी गए थे, पुष्कर भी गए थे, और अजमेर भी गए थे। भाई पहली बार सर्वप्रथम ये आए थे 1865 में, करौली के राज के अतिथि के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर आदि का भ्रमण किया। जब दूसरी बार जब आए थे स्वामी जी, वो आए थे 1881 में। ठीक है, भरतपुर में आए थे। फिर भरतपुर से ये जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा, चित्तौड़ पहुंचे, जहां पर कवि राजा श्यामल दास ने उनका स्वागत भी किया था। ठीक है, और महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 84 इनका जो कार्यकाल था, के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे दूसरी बार में। 3 बार नहीं आए थे, 2 बार ही आए थे। वहाँ महाराणा ने उनका आदर सत्कार भी किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में ही आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया था। कौन सी समाज का? आर्य समाज का प्रचार प्रसार भी किया था। और अगस्त 1982 में स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे। ठीक है, एक तो 81 में पहुंचे थे, दूसरा 82 में। और स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका भी लिखी थी। भाई सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में लिखा गया, और इसका दूसरा संस्करण यहाँ पे लिखा गया था। कब? अगस्त 1882 में। अब मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, उदयपुर में ही फरवरी 1883 में, देखो, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई आप सभी को पता है। कब हुई? 1883 में हुई। लेकिन मंथ भी याद रखना, कब? फरवरी 1883 में। अगर मंथ जिस दिन पूछ लिया ना, आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे वैसा। 1883 तो लगभग सभी को याद है, जो मेरी क्लास देख रहे हैं उनके मन में बिल्कुल याद होगा। लेकिन ये फरवरी आपको पहले याद था कहाँ? आपके दिमाग में था क्या फरवरी? नहीं था ना। अब याद रखना, फरवरी 1883 परोपकारिणी सभा की स्थापना। लेकिन कालांतर में जो आर्य समाज था ना, वो मेवाड़ के विष्णुलाल पांडे ने स्थापना करी थी। ठीक है, ये सवाल भी एग्जाम में बना हुआ कि मेवाड़ में विष्णुलाल कौन? विष्णुलाल पांड्या। समझ में आ रहा? लिख के बता देता हूँ, विष्णु लाल पांड्या। क्लियर? इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो फिर ये जोधपुर भी गए थे स्वामी जी 1883 में। वहाँ पर जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह, प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह, इनके उपदेशों से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराजा जसवंत सिंह एक वेश्या से प्यार करते थे जिसका नाम था नन्नी जान। इसी नन्नी जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वेश्याओं के बारे में स्वामी जी ने बयान किया था, उनकी बुराइयां बता दी, तो वो बुराई उसके दिल में लग गई। नन्ही जान ने कांच का टुकड़ा लिया, उसे पीस कर दूध में मिलाया, दूध में मिलाने के बाद स्वामी जी को पिला दिया। तो स्वामी जी का अजमेर पहुँचते पहुँचते इनकी तबीयत खराब हो गई।
और 1883 में ही स्वामी जी का अजमेर में ही निधन हो गया, 1883। क्लियर। इसीलिए दयानंद सरस्वती जो कॉलेज है अभी भी अजमेर में आपका बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो आप सभी को पता है नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। किन की प्रमुख गद्दी है? तो नाथ संप्रदाय की आपकी प्रमुख गद्दी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो जोधपुर का जो महामंदिर है ना, ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण 1812 में हुआ था। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने करवाया था। जोधपुर का मान सिंह की बात कर रहा हूँ, जयपुर का मान सिंह नहीं। और ये 84 खंभों पर निर्मित है, इसीलिए ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक मंदिर है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो शीशफुल आपका सिर पे पहना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ रखड़ी, कौन सी? रखड़ी, ये भी सिर पे पहनी जाती है। तावीत, ये भी सिर पे पहना जाता है। ठीक है, बोरलो, बोरला, ये भी आपका सिर पे पहना जाता है। ठीक है, मेमंद, मेमद, ये भी आपका सिर पे पहना जाता है। ठीक है, टीका, ये भी आपका सिर पे पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा फीणी, फीणी, ये भी आपका सिर पे पहना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक ऐसा नाम जो आपने कभी नहीं सुना होगा, सैलदी, 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 ये भी आपका सिर पर पहना जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता? तो देख लेते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को, सॉरी, कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आपकी नाग पंचमी मनाई जाती है। तीज की बात कर लो तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी नहीं आता भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, यानी ये तो भादवे में आता है, सावन में नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए फेमस है? नागौरी गाय के लिए फेमस है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पशु मेले बता देता हूँ। गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है। और राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला एकमात्र मेला है गोगामेड़ी पशु मेला। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। ठीक है, ये भी हरियाणवी नस्ल के लिए ज़्यादा फेमस है। जसवंत पशु मेला ये आपका आश्विन मास में लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, भरतपुर में। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर के तिलवाड़ा में लगता है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और कांकरेज नस्ल की सर्वाधिक थारपारकर और कांकरेज की सर्वाधिक बिक्री होती है। एक आपका बहरोड पशु मेला, ये मुर्रा भैंस का व्यापार सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, बहरोड पशु मेला जो कि अलवर में लगता है। ठीक है, एक है बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला, ये सांचौर जालोर में लगता है। एक है आपका सेवड़िया पशु मेला, कौन सा? देखो, सेवड़िया पशु मेला, कौन सा पशु मेला? सेवड़िया पशु मेला, ये आपके रानीवाड़ा जालोर में लगता है। और रानीवाड़ा जालोर में राज्य की सबसे बड़ी दूध की डेयरी भी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? कांतली भी है, गग्गर भी है, काकनी भी है, पार्वती नहीं है। पार्वती मध्य प्रदेश के सीहोर से निकल के आती है और 12 जिले के करिहाट से प्रवेश करती है और फिर आपके बनास क्या चंबल में मिल जाती है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ठीक है, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। काकनी नदी कोटड़ी की तहसील जैसलमेर से निकलती है। गग्गर नदी कालका हिमाचल प्रदेश से निकल कर आती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा वन प्रकार है? तो 28 का आपका राइट आंसर की अगर बात करें अपन तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात था। बड़ा अच्छा सवाल है, तो ये सवाल मैं आपका ज़रूर कंप्लीट करवाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, मैं अगर बात कर लेता हूँ आपकी किसकी,
जनगणना रिपोर्ट की। तो देखो सबसे पहला आपको याद रखना क्या, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना कि भाई ग्रामीण जो आपका लिंगानुपात था वो कितना था, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1900, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण लिंगानुपात 933 था यहाँ, ठीक है 933 था। लेकिन पता है इसका फाइनल आंसर कि मैं ये उत्तर दिया था जो कि गलत था, फिर कोर्ट में बच्चे गए थे। फाइनल आंसर इसका 933 है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, जबकि शहरी लिंगानुपात 914 है, जबकि ओल ओवर लिंगानुपात 928 है। देखो 3-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका लिंगानुपात होता है। तो ओल ओवर राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, जबकि आपसे पूछ लिया जाए ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात 914 है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट और शेयर कर लेता हूँ मैं आपसे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो देखो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है 5 जिले में आपको बता रहा हूँ। डूंगरपुर का 994, डूंगरपुर के बाद आता है आपका राजसमंद, राजसमंद का आपका 990, राजसमंद के बाद आता है पाली, पाली का है आपका 987, और पाली के बाद आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का है आपका 983, और 5वें नंबर पर आता है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का है आपका 980। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं ना उनके बारे में। देखो सबसे पहला आता है धौलपुर, धौलपुर का है 846, फिर आता है जैसलमेर, जैसलमेर का है 852, फिर आता है करौली, करौली का है 861, और भरतपुर का है आपका 880, ठीक है, और गंगापुर का हो जाएगा आपका 887, ठीक है। ये 5 मैंने न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बता दिए। देखो क्लास में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, बस कमेंट करना आप। वाकई में इतना बेहतर पढ़ाऊंगा, आरएस का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, पाली। लिंगानुपात कितना, 1003। सारे ग्रामीण और शहरी सारे जिलों के लिंगानुपात की बात करूँ तो 1000 से बढ़कर एक ही है भाई, 1000 से ज़्यादा एक ही जिला पाली, बाकी सब कम। जबकि सबसे कम लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र में किसका है, तो धौलपुर का है, कितना है 841। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहरी जिला कौन सा है, टोंक है, टोंक में सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात पाया जाता है, कितना 985। और जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला शहरी जिला जो है वो जैसलमेर है, कितना 807। मैंने 4 बातें आपसे शेयर करी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में तो पाली है 1003, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र पर धौलपुर है 841, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र में टोंक है 985, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में जैसलमेर 807। अब बढ़ते आगे। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है, तो 30 का जो ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 31वां क्वेश्चन आपके सामने, 31वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसका अपन देख लेते हैं। वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो वुड फॉसिल पार्क आपका कहाँ पड़ता है ये आपको बताना। तो वुड फॉसिल पार्क जो पड़ता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1। अब मैं बात कर लेता हूँ राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में 3 ही है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। देखो इसका कुल क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर, इसमें से आपको याद रखना 1900 वर्ग किलोमीटर तो जैसलमेर में फैला हुआ और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में फैला हुआ, ठीक है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना 8 मई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा गोडावण आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा चिंकारा भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें ही आपके आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जो कि प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली। उद्यान में 25 वुड फॉसिल्स है भाई, कितने वुड फॉसिल्स है, 25 वुड फॉसिल्स है, जो कि आपको याद रखना। और इसके अलावा राजस्थान का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है सरिस्का ए। कौन सा है भाई, सरिस्का ए। क्लियर। इसका जो क्षेत्रफल है 3.01 वर्ग किलोमीटर में, और ये अलवर में पड़ता है, ठीक है। अब बढ़ते आगे।
क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूरू। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर वनों की बात है ये तो देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे ज़रूर बताऊंगा। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं? तो 9.60% पे फैला हुआ है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक वनों की मैं बात कर लूँ तो आपको एक छोटी सी ट्रिक रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन ये पाए जाते हैं आपके यू, ए, पी और बी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारह। क्षेत्रफल की दृष्टि से चार जो ऐसे जिले जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से एक याद रखनी है आपको, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पूछ लें कि भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन यहाँ पाए जाते हैं। देखना, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, चूहा, जोगा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन, ये छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, 4-5 जो याद रखना, जो चू, जोचू, जेबी। ठीक है, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। ये प्रतिशत की दृष्टि से 4 ऐसे जिले जो सर्वाधिक कम वन पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, सिरोज में मृदा पाई जाती है। कौन सी? सिरोज में। अगला क्वेश्चन 34वां, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। क्लियर? और आज का आखिरी क्वेश्चन है सर, आप कहोगे सर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बाद में करंट पूछा गया था, जो करंट अपने काम का नहीं है। 15 क्वेश्चन आपके करंट के आए थे, 35 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे गए थे। तो 35 तक ही करवाऊंगा मैं राजस्थान में, और पेपर आप देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि ये मालपुरा करौली राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग में आता? तो पूर्वी भौतिक विभाग में आता, पूर्वी मैदान में। तो वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो बनास नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर बनास बेसिन को ही मालपुरा करौली का मैदान के नाम से जाना जाता है, इसी का भाग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन तरीके से। इससे पहले अगर देखो क्लास में आपको मज़ा आया तो क्लास को ज़रूर शेयर करना। आज अगर आप शेयर करते हो तो कल मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे फैक्ट और क्वेश्चन लाऊंगा जो सीधे एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप 100% विश्वास कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। कुछ नहीं पढ़ना, मेरी क्लास देख लेना।